नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सदन में पेश हुआ 24,496 करोड़ का अनुपूरक बजट। सुरेश खन्ना ने गिनाई प्राथमिकताएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप मामले में विधानसभा में दिया जवाब। कहा कि कफ सिरप से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई। फराड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई। सोनिया और राहुल को नोटिस जारी। जंगलों पर अतिक्रमण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा उत्तराखंड सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। दिल्ली से बिहार तक शीतलहर का कहर। यूपी में ठंड से 2 लोगों की मौत। कोहरे से 100 से अधिक ट्रेनें लगी। चबोली में स्कूल पहुंचा भालू। सहमे बच्चे कमरों में छिपे। दरवाजा तोड़ एक मासूम को उठाया। लोगों ने बचाई जान। आप देख रहे हैं किंग न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। भारत माता एक भूमात्र नहीं थी, बल्कि हर भारतीय की भावना बनी। पहली बार स्वाधीनता एक राजनीति ही थी, बल्कि हर भारतीय के लिए एक साधना बनी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाने का संकल्प इस गीत के माध्यम से लिया था और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम की पंक्तियों ने भारतीय मानस में चेतना का संचार किया। इस एक पंक्ति में भारत की प्रकृति, भारत की समृद्धि, भारत का सौंदर्य और भारत की शक्ति एक साथ मूर्तिमान हो उठी। महोदय, 1905 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल विभाजन की नींव रखने का कुत्सित प्रयास किया था, तब भारत की जनता ने प्रतिशोध के रूप में जो हथियार उठाया था, वह हथियार वंदे मातरम का था। प्रभात फेरियां, सत्याग्रह, स्वाधीनता का गान वंदे मातरम बन गया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे भारत की आत्मा कहा। अरविंद घोष ने इसे मंत्र कहा। वंदे मातरम बंग भंग आंदोलन का प्राण बन गया। इस गीत की गूंज विद्यालयों, सभाओं, जुलूसों और हर उस मार्ग पर सुनाई देती थी जहां पर स्वतंत्रता का स्वप्न जीवित था। फांसी पर चढ़ते हुए क्रांतिकारियों के अधरों पर अंतिम उच्चारण था वंदे मातरम। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसे अपने स्वर में गाया तो यह केवल गीत नहीं रहा, बल्कि भारत की एक आध्यात्मिक अनुभूति बन गई। यह वही क्षण था जब वंदे मातरम काव्य से निकलकर आंदोलन और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा भी बन गया। वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के स्टटगार्ड में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। अगस्त 1909 में जब मदन लाल धीगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई, तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। 1909 में पेरिस में रहने वाले भारतीय देशभक्तों ने भी जिनेवा में वंदे मातरम
नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अक्टूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले का केप टाउन में वंदे मातरम के नारों के साथ एक भव्य जुलूस के साथ भी स्वागत किया गया। और काकोरी के जो महानायक हैं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की जो प्रतिबंधित पुस्तक थी क्रांति गीतांजलि, इसमें पहला गीत मातृवंदना वंदे मातरम ही था। महात्मा गांधी जी ने इसे शुद्धतम राष्ट्रीय भावना कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि राष्ट्रभक्ति की भावना से मंत्रमुग्ध करता है। 1905 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित अपनी पत्रिका इंडियन ओपिनियन में उन्होंने लिखा, यह हमारे राष्ट्र गीत के समान लगता है। ये 1905 की बात है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, यह मन को एक सूत्र में बांधता है। और एक सुखद संजोग देखिए, जब ये देश आजाद होता है 1950 में 24 जनवरी को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्थान दिया। यही वह दिन है जब उत्तर प्रदेश को भी, यानी संयुक्त प्रांत को भी उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता मिलती है। एक साथ मान्यता मिलती है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में और संयुक्त प्रांत आगरा एंड अवध को उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता मिलती है। अतः यह गीत उत्तर प्रदेश के साथ भी एक ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है और इसलिए उत्तर प्रदेश की सदन में इस पे चर्चा अत्यंत प्रासंगिक है। महोदय, आज के संदर्भ में आवश्यक क्यों? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब वंदे मातरम के 150 वर्ष समूचे राष्ट्र में कार्यक्रमों के माध्यम से मनाए जा रहे हैं, देश भर में एकता, राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव का प्रसार हो रहा है। 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय समारोह हुआ। राज्यों में 7 नवंबर 2025 को विशेष कार्यक्रम आयोजित, विद्यालयों में विशेष आयोजन हुए, युवाओं के लिए प्रतियोगिताएं हुई, विश्वविद्यालयों में सेमिनार हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और राष्ट्र स्मरण के समारोह भी कमोवेश पूरे देश के अंदर आयोजित हुए। वंदे मातरम पर हमला आज से नहीं हो रहा है। जैसे एक प्रवृत्ति चली आई है, स्वतंत्रता से पहले भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब अंग्रेजों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी उस दबाव में झुकती हुई दिखाई दी थी। भारत की आजादी के संघर्ष को दिशा देने वाले मंत्र वंदे मातरम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी थी। यानी 6 छंदों में गाया जाने वाला जो राष्ट्रगीत है उसको काट करके 2 छंदों तक सीमित करना, ये किसी मजहबी मजबूरी का नतीजा था या सत्ता बचाने के लिए राष्ट्र चेतना को गिरवी रखने की एक सुनियोजित साजिश। इतिहास साक्षी है, 1896-97 के कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम का गायन हुआ था। एक कांग्रेस का अधिवेशन था जो उस समय देश की आजादी का एक सबसे बड़ा मंच था और 1922 तक हर कांग्रेस अधिवेशन की एक परंपरा रही।
तब न कोई फतवा था, धार्मिक कोलाहल। समस्या तब पैदा हुई जब राजनीति ने मजहबी मुखौटा ओढ़ा। कांग्रेस ने उसी को अपना नीति बना लिया था। खिलाफत आंदोलन के समय तक भी वंदे मातरम सभी गांवों में गाया जाता था। भारत माता की जय और वंदे मातरम देश की स्वाधीनता के हर मंच से गूंजते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेता इसका समर्थन करते थे। किसी ने भी तब इसे इस्लाम विरोधी नहीं कहा, यानी तब तक मजहब को इससे कोई खतरा नहीं था। खतरा केवल कुछ चंद लोगों की राजनीति को था। बंगाल कांग्रेस के नेता ये रसूल ने स्पष्ट कहा कि वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने इसे मातृभूमि सम्मान का गीत माना। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जोहर ने वंदे मातरम गायन का सबसे पहले विरोध किया। यह विरोध किसी धर्म से नहीं, खिलाफत की राजनीति से निकला था। अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने जब पूरा गीत गाया तो मोहम्मद अली जोहर मंच छोड़कर के चले गए। ये मंच छोड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन झुकना कांग्रेस की नीति बन गई थी। जोहर की इस राजनीतिक आपत्ति के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के पक्ष में खड़े होने की बजाय एक समिति बना दी। 1937 में फैसला हुआ कि केवल 2 पद गाए जाएं, वह भी अनिवार्य न हो। यह धार्मिक सहिष्णुता नहीं, यह राष्ट्रीय आत्मसमर्पण था कांग्रेस का। कांग्रेस के भीतर रफी अहमद किदवई जैसे नेता थे जो मानते थे कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का साझा प्रतीक है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसे नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्रवादी स्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद इस मुद्दे को खुलकर जहर दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। जब तक जिन्ना कांग्रेस में थे, वंदे मातरम कोई निर्णायक विवाद नहीं था। कांग्रेस छोड़ते ही जिन्ना ने इसे मुस्लिम लीग की राजनीति का औजार और गीत को जानबूझ करके सांप्रदायिक रंग दिया। गीत वही रहा, लेकिन एजेंडा बदल गया। 15 अक्टूबर 1937 इसी लखनऊ से मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के विरुद्ध नारा बुलंद किया और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 20 अक्टूबर 1937 नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को पत्र लिखा, कहा कि इसकी पृष्ठभूमि मुस्लिमों को असहज कर रही है। 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस ने गीत के अंश को हटाने का लिया। कांग्रेस ने कुछ अंश हटाने का समझौता किया। इसे सद्भाव कहा गया, परंतु वास्तविकता यह तुष्टीकरण की पहली आधिकारिक मिसाल थी। देशभक्तों ने इसे किया, प्रभात फेरियां निकाली। 17 मार्च 1938 को जिन्ना ने कहा कि गीत पूरी तरह बदला जाए और कांग्रेस प्रतिकार की बजाय मौन। परिणाम क्या हुआ? मुस्लिम लीग का दुस्साहस बढ़ता गया, अलगाववाद की धार तेज हुई, सांस्कृतिक प्रतीक पर पहला समझौता हुआ और उसने देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन की, यानी भारत के विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण नींव वहां से जब हमने तुष्टीकरण के सामने राष्ट्रभक्ति को
पूरी तरह कैद करके रखने का दुस्साहस किया, उसकी कीमत किस रूप में चुकानी पड़ी थी हर भारतीय जानता है। वंदे मातरम उस राजनीति का माध्यम बना, कारण नहीं। कांग्रेस ने तब भी स्पष्ट रुख नहीं लिया, क्योंकि उसे राष्ट्र से ज्यादा सत्ता की चिंता सता रही थी। पूरे घटनाक्रम में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका सबसे अधिक आपत्तिजनक रही। विवाद से बचने के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीकों को बार बार सौदेबाजी की मेज पर रखा गया। ये उदारता नहीं थी मान्यवर, ये सत्ता लोलुपता थी। यही तुष्टीकरण की नीति आज तक की राजनीति में दिखाई देती है। वंदे मातरम पर समझौता ये भारत विभाजन की एक मनोवैज्ञानिक भूमिका को बनाने की दिशा में एक षड्यंत्र था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जिस खंडित वंदे मातरम को मान्यता दी गई, वह कांग्रेस की उसी तुष्टीकरण नीति का परिणाम था। राष्ट्र ने गीत को अपनाया, लेकिन कांग्रेस पहले ही उसे काट थी। उसी तुष्टीकरण ने अलगाववाद को ताकत दी और अंततः देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ। वंदे मातरम धरती माता की वंदना है, भारतीय आत्मा की पुकार है। इसके साथ किया गया समझौता एक गीत का अपमान नहीं, यह भारत के राष्ट्रबोध का अपमान था और उस पर किया गया एक क्रूर प्रहार है। आज कुछ लोग उसी विभाजनकारी पौधे को सींच रहे हैं। मान्यवर, उसको जिस रूप में जो 1923 में हुआ था, जो 1937 में हुआ था, वही जहर फिर से देश के अंदर घोलने का प्रयास हो रहा है। तब राष्ट्र को निशाना बनाया गया, आज राष्ट्र भाव को इसका निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए निर्विवाद रूप से कहा जाना चाहिए कि वंदे मातरम का विरोध न धार्मिक था, न आस्थाजन्य था, यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक विरोध था और राजनीतिक विरोध है। यह कुछ चंद राजनीतिक दलों के तुष्टीकरण की नीति, सत्ता लोलुपता, वैचारिक कायरता का दुष्परिणाम है। इसकी कीमत देश ने चुकाई है, जिसकी गूंज आज भी हम सबको सुनाई देती है। मान्यवर, यह चर्चा इसलिए आवश्यक है, यह चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इतिहास केवल तथ्य नहीं, एक चेतावनी भी है। क्योंकि नई पीढ़ी को सच्चाई जानने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रगीत केवल एक गीत नहीं है, हम भारतीयों के लिए एक संस्कार भी है। वंदे मातरम किसी मत, पंथ या संप्रदाय गीत नहीं है, इस संपूर्ण भारत की आत्मा का स्वर है। उसमें जिस मातृभूमि की वंदना है, जिसकी कृपा से हम सब ने अस्तित्व पाया है। जो समझौता 1937-38 में देश की कीमत पर किया गया था, जिन लोगों ने किया था और जो लोग भी जाने अनजाने में आज वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, इस राष्ट्रगीत का विरोध कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें इस देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, वंदे मातरम की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में
यह हम सब के लिए कैसे अंतःकरण से हर भारतीय को एक नई दिशा देता है, यह भाव हमारी भावनाओं के साथ साथ हमारे कर्तव्यों में भी झलकता हुआ दिखाई देता है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि वंदे मातरम का अर्थ केवल मातृभूमि को प्रणाम करना नहीं, बल्कि यह वचन देना है कि हम उसकी रक्षा करेंगे, उसे समृद्ध और गौरवान्वित बनवाएंगे। महोदय, जब कोई किसान अपनी भूमि को उपजाऊ बनाता है, जब सैनिक सीमाओं पे डट करके देश की सीमाओं की रक्षा करता है, जब एक आदर्श शिक्षक अपने छात्र को संस्कारित करता है, और जब भारत का युवा नवाचार से इसका नाम रोशन करता है, तब वंदे मातरम अपनी सार्थक रूप से जीवित दिखाई देता है। आज की युवा पीढ़ी इस गीत के मूल भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि सदन इस पर चर्चा करें। इन 150 वर्षों में दमन से मुक्ति तक, गुलामी से गरिमा तक, विभाजन से विकास तक भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज समय है गलती सुधारने का, तुष्टीकरण की भूलों से सीखने का, वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का। और मैं पूरे सदन से इसके बारे में अपील करूंगा। और मैं तो अध्यक्ष जी आपसे भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि वास्तव में जिस अमर कीर्ति का यह महत्वपूर्ण गीत है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ उपन्यास का, उस आनंद मठ उपन्यास को इसमें से हर सदन के सदस्य को जरूर एक बार देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। कैसे आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उस समय की बंगाल की त्रासदी के बारे में, अत्याचार के बारे में, शोषण के बारे में, और फिर राष्ट्र भाव को जगाने के एक नए मंत्र के रूप में इस गीत ने भारत के अंदर एक नई चेतना का संचार करने में सफलता प्राप्त की थी। कैसे आनंद मठ का सन्यासी भारत की सुप्त चेतना को अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जागरण करने में आगे काम कर रहा है। और आनंद मठ से जुड़ी हुई उपन्यास की प्रतियां सभी माननीय सदस्यों को एक बार प्राप्त हो और वे एक बार देखेंगे तो उनको लगेगा कि वास्तव में यह हर भारतीय का भाव है, जिसे वंदे मातरम के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने इस गीत के माध्यम से इस देश को देने और आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और मेरा इस पूरे सदन से अनुरोध है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम संकल्प लें कि वंदे मातरम केवल अतीत की स्मृति न रहे, बल्कि हम सब के लिए भविष्य का भी एक संकल्प बने, जो संकल्प एक नए भारत का है, श्रेष्ठ भारत का है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का है। इस संकल्प के साथ हम सब सहभागी बने। इस विश्वास के साथ आपने 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रगीत पर इस विशेष चर्चा को आज यहां पर स्वीकार किया है। मैं इसके लिए एक बार फिर से अध्यक्ष जी आपका और पूरे माननीय सदन का हृदय से धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि उस संकल्प के साथ हम सब जुड़ करके अपने क्रांतिकारियों, उन महापुरुषों के संकल्पों को आगे बढ़ाने का काम करें जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं समय निर्धारित करूंगा कि जो 5 मिनट बोल लेंगे तो मुझे लगेगा कि वो बहुत ज्यादा योग्य हैं, जो 7 मिनट में बोलेंगे वो योग्य हैं। उसके ऊपर वालों का मैं श्रेणी में नहीं जाना चाहता। तो 5 to 7 मैं बता दूंगा, 5 to 7 इसी के साथ सभी लोगों ने बोला ना, मैं 20 मिनट भी दे सकता हूं, लेकिन समय तो उतना ही है ना। तो मुझे मालूम है राष्ट्रगीत है। श्री शिवपाल यादव जी। ब्रेक के बाद अब सभी का स्वागत है और सीधे आपको यूपी विधानसभा ले चलते हैं, जहां पर शिवपाल यादव क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। संप्रदाय, प्रांत या दल की दृष्टि से देखेंगे तो इसकी महानता, महिमा और महत्व को छोटा करेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो भी देखेगा अपनी नजर से देखेगा, किसी जर्रे को समुद्र नजर आए कैसे। वंदे मातरम के संदर्भ में 3 नाम उल्लेखनीय व पूजनीय हैं। पहला नाम बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम की रचना की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने पहली बार 1896 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में इस गायन किया। और तीसरा महत्वपूर्ण नाम रहमतुल्लाह सिहानी, जिनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। सियाने लोग क्यों सियानी का नाम नहीं ले रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था, उस समय पर्याप्त चर्चा हुई थी। उस समय संविधान सभा में मौलाना आजाद, मौलाना हसरत मोहानी जैसी व्यक्तियां थीं। किसी ने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया। आज इतने सालों बाद वंदे मातरम को क्यों सांप्रदायिक राजनीति सीटा जा रहा है, इस पर भी बहस होनी चाहिए। इतिहास को आधा अधूरा देखना और दिखाना ठीक नहीं है। महोदय, आजादी को संघर्ष में वंदे मातरम ने जनता को एक सूत्र में बांधा। यह गीत किसी धर्म, भाषा या क्षेत्र का नहीं था, यह राष्ट्र की आत्मा का गीत था। जब स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय प्रतीकों पर चर्चा हुई, तब भी यह स्पष्ट कहा गया था, वंदे मातरम का सम्मान भारत की बहुलतावादी आत्मा का सम्मान है। आज हम यहाँ वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं, वह मंत्र जिसने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में हर भारतीय के दिल में जोश, त्याग और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम भर दिया। किसी भी राष्ट्रीय गीत या नारे का सच्चा सम्मान केवल जुबान से बोलने में नहीं, बल्कि उसके अर्थ को जीवन में उतारने में है। अगर हम वंदे मातरम कहते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए क्या हमारी नीतियाँ, हमारा निर्णय और हमारा आचरण वास्तव में माँ भारत के हर बेटे बेटी का सम्मान कर रहे हैं। आज सदन में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हम सब इस गीत का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है जो लोग आज इस गीत पर घंटों भाषण दे रहे हैं। ये वैचारिक पूर्वज उस समय कहाँ थे जब क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदों को झूल गए। इतिहास गवाह है, समाजवादियों और कांग्रेसियों ने लाठियां खाई, जेलें भरी, तब वंदे मातरम हमारी शक्ति था। आज सत्ता में बैठे लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे राष्ट्रभक्ति का कॉपीराइट इन्हीं के पास से जारी होता है। अध्यक्ष जी, देशभक्ति हृदय का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। आप वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आपको से प्रेम है, बल्कि इसलिए करा रहे हैं ताकि जनता आपसे खाद की किल्लत पर सवाल न पूछ सके।
और ये यूपी विधानसभा से सीधी तस्वीरें, जहां पर 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम पर विधानसभा में चर्चा की जा रही है। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर सरसा से है, जहां पर सरसा जिले के चोपटा क्षेत्र के गांव जमाल में एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गया। यह हादसा शनिवार देर रात धुंध के कारण एक बाइक की चौक से टकराने से हुआ था। तीनों युवक गांव टुगड़ा के निवासी थे और मजदूरी करते थे। जानकारी के अनुसार गांव टुगड़ा निवासी 23 वर्षीय राजपाल करीब 12 बजे बाइक पर तुड़का से जमाल की ओर जा रहे थे। गांव चबाल स्थित भगत सिंह चौक के पास उनकी बाइक बेकाबू होकर चौक से टकरा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान व्यक्तिगत आरोपों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता विनोद शर्मा ने कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल को सदन में माफी मांगने की सलाह दी है। और विवाद तब शुरू हुआ जब नरवाल ने सदन के भीतर भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा और उनके परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। 19 दिसंबर को सदन की कार्रवाई के दौरान बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल ने शक्ति रानी शर्मा के परिवार पर निशाना साधते हुए विनोद शर्मा का नाम लिया था और इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए विधायक शक्ति रानी शर्मा ने नरवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इसको स्वीकार करते हुए मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया है। वरिष्ठ नेता विनोद शर्मा ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि इंदुराज नरवाल अपने बयानों के लिए सदन में माफी मांगते हैं तो कमेटी उनके खिलाफ नरमी बरतने पर विचार कर सकती है। से काफ़ी दूर होती है। विधानसभा का जो सेशन लगता है हम देखते रहे हैं तो हमेशा उसमें पब्लिक के मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार की कार्यप्रणाली पे बात की जाती है, लेकिन जो व्यक्ति सदन में विधानसभा में मौजूद ना हो उस बारे में कोई भी टिप्पणी करना उचित है, होना नहीं चाहिए। तो एक विधायक जी ने शायद वो विधानसभा के कार्यक्रम के बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। जो कुछ उन्होंने कहा वो निराधार है और झूठ है, इसीलिए आज जो मूव हुआ। जांजगीर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पहली बार हो रहा है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का आगमन। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है जनादेश पर्व। जनादेश पर्व में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। जनसभा के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिख रहा जनादेश पर्व में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। जनसभा के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोकानार में किसानों ने अपनी मांगों और नए सरकारी नियमों के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया है। आक्रोशित किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चक्का जाम किया, जिससे बस्तर को दक्षिण से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। प्रदर्शन का सबसे अनोखा और कड़ा रूप तब देखने को मिला जब किसानों ने अपनी मेहनत की उपज
को सड़क पर बिखेर दिया। किसानों ने सड़क पर ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुर्दाबाद लिखकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन और सरकार के नए नियम सीधे तौर पर उनकी आर्थिक कमर तोड़ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि नए नियमों के कारण उन्हें धान बेचने में कठिनाई हो रही है और उचित दाम मिलने में संशय है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीतापुर में घने कोहरे का कहर जारी। सीतापुर से खबर, कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार हुई, लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। सीतापुर में घने कोहरे का कहर जारी, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल, विजिबिलिटी हुई कम। सीतापुर में घने कोहरे का कहर जारी। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। बहराइच से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 3 साल के बच्चे को भेड़िए ने बनाया निवाला। मां की गोद से बच्चे को ले गया आदमखोर भेड़िया। घर से 1 किलोमीटर दूर बरामद हुआ मासूम बच्चे का शव। फकरपुर के रसूलपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे से परिवार में पसरा मातम, दहशत में ग्रामीण। हादसे से परिवार में पसरा मातम, दहशत में ग्रामीण। घर से 1 किलोमीटर दूर बरामद हुआ मासूम का शव। जौनपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कोर्ट में आज होगा भोला प्रसाद जायसवाल। कोडीन युग कफ सिरफ मामले में कोर्ट में पेश होगा भोला प्रसाद। पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने के लिए आवेदन करेगी। जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल है। शैली ट्रेडर्स के जरिए करीब 22.5 करोड़ का हुआ है कारोबार। औषधि विभाग में पता चल रहा है फर्मों का नाम। शुभम जायसवाल के पिता है भोला प्रसाद। पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने के लिए आवेदन करेगी। शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने के लिए आवेदन करेगी। शैली ट्रेडर्स के जरिए करीब 42.5 करोड़ का कारोबार।
हरदोई से खबर जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव, बबूल के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी। हरियाव थाना क्षेत्र के पूर्वागाव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कानपुर से खबर जहां पर कोहरे का कहर जारी। सवा ऑटो व ट्रक में हुई भीषण टक्कर। सवारी ऑटो और ट्रक में हुई भीषण टक्कर। सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, मची चीख पुकार। हादसे में ऑटो चालक घायल को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। घाटमपुर थाना क्षेत्र के मुगल रोड स्थित तवेड़ी गांव की ये घटना बताई जा रही है। घायल को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। हादसे में ऑटो चालक घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना में जांच पड़ताल में जुटी। घाटमपुर थाना क्षेत्र के मुगल रोड स्थित नवेड़ी गांव की यह घटना बताई जा रही है। लखनऊ से खबर जहां पर केजीएमयू में धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला सामने आया। जहां पर केजीएमयू में हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन। विश्व परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। केजीएमयू में लव जिहाद का लगा आरोप। आरोपी डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने केजीएमयू परिसर में लगाए नारे। केजीएमसी ने दिया आश्वासन। विशाखा कमेटी करेगी मामले की जांच। दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। केजीएमयू वीसी ने दिया आश्वासन। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कानपुर से है जहां पर कलेक्टरगंज कोतवाली के तनाखोरी गोपाल जी इंटरप्राइजेस के मालिक के आवास परिसर स्थित अनाज के गोदाम में आज तड़के 5:30 बजे आग लग गई। आग लगने से गोदाम में धुएं का गुबार उठता देख परिजन सहित लोगों में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित परिवार के लोगों से घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ी ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। गोदाम में रखा करोड़ों रुपए कीमत का अनाज का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। फायर विभाग ने सर्किट से आग लगने का अनुमान बताया है। राहत की बात यह रही कि अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। गोदाम मालिक चंद्रशेखर राठौर के अनुसार गोदाम में लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के अनाज की बोरियां थी।
पीलीभीत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर पति पत्नी के शव घर के बाथरूम में मिले। मौत की वजह गीजर से गैस लीकेज होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। पीलीभीत के शहर कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले गोकुलधाम कॉलोनी में किराए के मकान पर हरजिंदर अपनी पत्नी रेणु सक्सेना साथ रह रहे थे। हरजिंदर डीआरडीए के 4th क्लास कर्मचारी थे। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। मोहल्ला गुरुकुलपुरम में एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 डेड बॉडी वहां पर प्राप्त हुई हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम, थाना पुलिस की टीम एवं वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां देखा कि एक बाथरूम में एक पति पत्नी की मृत अवस्था में बॉडी वहां मौजूद थी और जो बाथरूम अंदर से बंद था तो उसको तोड़कर देखा गया तो प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि अंदर गीज़र की गैस लीक होने की वजह से ये घटना हुई है। फिर भी इसमें सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है, सारे साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और उसके आधार पर जाँच कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा में कोहरा, शीतलहर और गलन बढ़ने से न्यूनतम तापमान में कमी आने से हाड़ कपाने वाली सर्दी बढ़ रही है। आमजन मानस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पतली और चारों ओर सफेद धुंध छाए रहने का असर तापमान पर देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। आज सुबह के कोहरे का कहर देखने को मिला। धूप न निकलने पर लोग घरों से बाहर, जरूरत पड़ने पर ही निकल रहे हैं। दुकानदार भी दुकान के बाहर अथवा गली मोहल्लों व सड़क के किनारे लोग आग जलाकर बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। सर्दी है अभी है तो आप यहाँ सड़क पे बैठे आराम से कर रहे हैं या कोई और घर मकान नहीं है, घर से बेघर है। घर मकान नहीं है आपका? ना। तो यही रहती हैं आप? हाँ। अकेली हैं? हाँ, बच्चा है लड़का। बच्चा भी है? हाँ। कितने साल का? अरे नाबालिग है। तो इस शासन में जो ट्रेन बसेरा हैं जो खुले हैं वहाँ नहीं रहती हैं? अभी घर नहीं गए। सर्दी में कैसे कटेगी आपकी सर्दी? कहूँ जगह मिल जाए तो। अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, आप रोडवेज बस के चालक हैं जी। इस जो घना कोहरा है उसको देखते हुए किस प्रकार की दिक्कत है और आपको? बहुत दिक्कतें हैं सर, जैसे कि गाड़ी बहुत स्लो चला पा रहे, सवारियां ऑब्जेक्शन कर रही हैं और काफी दिक्कतें हो रही है। मतलब गाड़ी नहीं चल पा रहे, टाइम से आ नहीं पा रहे हम लोग, बहुत सारी दिक्कतें। गड़बड़ है मामला? कितने दिनों से है जी? काफी दिनों से। आज ज्यादा है? हाँ, आज ज्यादा है। तो व्यवस्था हो रही है? हाँ, हो रही है। ठंड कितनी है? ठंड कितनी है? ठंड बहुत है। हो रही है परेशानी, सर्दी की वजह से परेशानी। इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें, जैसे ट्रेन दिखाई नहीं देती है और हमें काम करने में बहुत सारी समस्याएं होती है। ट्रेन का भी ध्यान रखना है और काम भी करना है, तो कोहरे की वजह से बहुत सारी समस्या, चलने फिरने में ड्राइव 3-4 दिन से हो रहे हैं लगभग। फिलहाल आज ज़्यादा है और दिनों की अपेक्षा में। हाँ, ट्रेनें बहुत सारी लेट होती हैं जिनके कारण काम में बाधाएं आती है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर थाना उत्तर बस स्टैंड के सामने एक बड़ा हादसा टल गया। बालू से भरा एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी 3 बाइकों पर चढ़ गई, जिससे बाइकें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गनीमत रही कि घटना के समय बाइकों के पास कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण जानमाल का नुकसान होने से बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में थी और अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया। वाहन सीधे सड़क किनारे खड़ी बाइकों से टकराया, जिससे मौके पर बस के साथ अफरा तफरी मच गई। इस घटना के आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई है। कुछ देर के लिए बस स्टैंड के सामने यातायात भी प्रभावित हुआ। खबर हमीरपुर से है, जहां पर बांग्लादेश
अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित हिंसक हमलों और अत्याचारों को लेकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में हिंदू संगठनों का भारी आक्रोश देखने को मिला। विभिन्न हिंदू संगठनों सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की है और अपना विरोध दर्ज कराया है कि विरोध प्रदर्शन जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित बस स्टॉप के समीप आयोजित किया। जैसा कि पूरे भारत ही नहीं अब तो पूरे विश्व को पता है कि जिस प्रकार बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक भाई यानी हमारे जो सनातन बंधु हैं जो हिंदू निवास कर रहे हैं उनके साथ प्रतिदिन जो है निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनकी दुकानों पर जबरदस्त कब्जा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं निंदनीय है। अभी 2 दिन पहले एक हमारे जो है सनातनी हिंदू भाई को बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया गया, जो कि पूरी मानवता को संसार करने वाला था। हम उसी संदर्भ में आज हमने के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनूस का पुतला दहन किया है और पुतला दहन करने के बाद बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार होश में आ जाए, वरना बहुत दूर नहीं जब भारत को वह संवैधानिक रूप से कार्रवाई करके वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सुरक्षित उनकी सुरक्षा को जो है खतरा है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखिए न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का